देखो, लिंक पे भेजा ना। हाँ, इस चैप्टर में ना, इन दिस चैप्टर essentially two forces are involved. They are equal and opposite. They do not act at the same point. There is always a perpendicular distance between them. ये तीन चार पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। उसमें रोटेशनल मोशन हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं फोर्स ने ऑब्जेक्ट को टर्न कराया है। सुन लो अच्छे से, इस पूरे चैप्टर में ये बात कैसे कैसे वैलिड होगी उसकी एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। हमेशा दो फोर्स होंगे, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, दोनों कभी भी सेम पॉइंट में एक्ट नहीं करेंगे, और दोनों में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन होगा। अगर वो सेम पॉइंट में एक्ट नहीं करे, दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है ना। इन दोनों के बीच में कितने सारे डिस्टेंस हो सकते हैं? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, देयर इज ऑलवेज दिस डिस्टेंस। और एक डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप समझे? अच्छा, इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लॉजिक कब आएगा? हम जब क्या लगाएंगे? फोर्स। अच्छा, फोर्स लगाने पर ये परपेंडिकुलर नहीं। अब मानो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट अलग अलग थे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ये फोर्स एफ है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, और यहाँ एक फोर्स लगेगा, वो भी एफ होगा। अच्छा, ये क्या होगा? एफ, और इसको मैं क्या लिख दिया? एफ। अगर ये अलग अलग होते तो मैं यहाँ F1 लिखता, यहाँ F2 लिखता। अच्छा, इन दैट केस अब ये जो फोर्स और ये जो फोर्स है, इन इन दोनों पॉइंट में मैं एक लाइन बना रहा हूं ना। ये जो डिस्टेंस है, अब मैं बोल रहा हूँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मेरा आंसर गलत हो गया। इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा। इस फोर्स के लाइन को देखिए आप, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स का लाइन देखिए आप, नीचे की तरफ है ये, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी सूरत में ये इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है क्या? नहीं। इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला। कौन सा? ऊपर ही बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। पॉइंट के बीच में ये चल रहा था, पर फोर्स का एक खुद का लाइन होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। ये जो डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना है? कुछ भी एंगल है ये, एक्स वाई जेड, 30, 40, 50, 60, कुछ भी है। अच्छा, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, इन दैट केस ये पक्का से क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री कहती है परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, और बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। नो डाउट, नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा। मतलब दो फोर्स के बीच में अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, अब मान लो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये यही वाला होता, तो ये एंगल कितना होता, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता, 1। अगर ये वाला पॉइंट अलग से नहीं होता, यही होता, तो आप एंगल कितना लिखते, ये आर, अब की बार ये आर होता, और ये क्या होता, फोर्स, तो ये एंगल कितना होता, मतलब आर, आर क्या है, दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस, आर, और ये क्या है, फोर्स, इन दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर, आर का डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन, अब की बार एंगल कितना, 90। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं हमेशा क्या करूंगा, आर साइन थीटा, और मैं थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 90, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो परपेंडिकुलर, अब की बार ये सिर्फ आर हो जाता है। तो जनरली मैं क्या लिख के चलूंगा हमेशा, आर साइन थीटा, किसी किसी केस में 90 होगा, किसी किसी केस में 90 नहीं होगा, तो आर साइन थीटा विल ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों फोर्स ऑपोजिट होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने पहले लिखा है, क्यों ऐसा होना चाहिए वो बता रहा हूं। अच्छा, आपने ये दोनों लिख दिया, एंड दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। अगर इस ऑब्जेक्ट में ये सेम पॉइंट में एक्ट कर जाए, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसमें कोई मोशन नहीं आएगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, नेट फोर्स जीरो हो गया, मुझे तो मोशन कराना है। अच्छा, सो दे मस्ट नॉट बी एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एंड देयर इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें कोई भी डिस्टेंस गिवन हो, पर एक हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो मैं निकाल सकता हूं, देयर इज ऑलवेज। आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, पर देयर इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो कैसे आएगा, आर साइन थीटा। तो इससे इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा वो देख रहे हैं, सोने देखिए। सो यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ऐसा है, now these two forces are equal and opposite but they are not acting at the same point। इन दोनों फोर्स का अगर मैं नेट, सुनिए, इन दोनों फोर्स का अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, ये फोर्स, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स अभी भी जीरो है, यहां नेट फोर्स जीरो है, एंड दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। यहां भी नेट फोर्स जीरो है, बट दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। यहां नेट फोर्स जीरो क्यों है, इस फोर्स का डायरेक्शन, अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शिफ्ट करके ले आऊं, तो ये इधर आके कैंसिल हो जाए। अच्छा, अगर नेट फोर्स जीरो होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए इक्वल टू जीरो, एम जीरो हो नहीं सकता, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो एक्सेलरेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता था, तो इसकी हम वेलोसिटी की बात करते थे, और फिर वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन की बात करते थे। एंड तो मुझे बोलो ऐसा एक भी क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता था, हम हमेशा ऑब्जेक्ट की बात करते थे ना, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्जेक्ट की बात हम क्यों करते थे, इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का हमेशा एक सेंटर ऑफ मास होता है। हमने लास्ट क्लास में स्केल की बात की थी, एक स्केल को मैं अगर रेस्ट पोजीशन में लाना चाहता हूं, तो मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे फिंगर पॉइंट करता हूं, जिससे स्केल बैलेंस हो जाती है। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हमें बताता है कि हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
और ग्रेविटी क्या होती है, m इंटू जी। तो अगर मैं जी को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो हर ऑब्जेक्ट में एक सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा मास यहीं पर है, मास तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है एज इफ सारा मास यहीं पर पॉइंटेड है, तो मैं यहां पर जब फिंगर रखता हूं तो ये बैलेंस हो जाता है, वरना मास तो यहां भी था पर ये नीचे नहीं गिर रहा है, मास तो यहां भी है ये नीचे नहीं गिर रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ सेंटर ऑफ मास है, सारे ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका सेंटर यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ और ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम कहते हैं मोशन कैसा हो रहा है, लीनियर मोशन। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम कहते थे ऑब्जेक्ट में स्पीड है, वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है तो हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन ही जीरो है, याद रखना याद रखना, सिर्फ एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा से। जब मैं सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा ये मोशन हमें कहाँ मिला था, स्ट्रेट लाइन में। ये एक्सेलरेशन था ना सिर्फ, एफ इक्वल टू एम ए। आपने इसको बोला था क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन ही बोला था। अच्छा, जब सिर्फ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूं, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। इस ऑब्जेक्ट में वो क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब फिर से बोल रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स लग रहा है इधर एफ, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर एफ, एंड देन नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। इसका नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, नहीं, तो सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड हो गया। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड हो गया तो ये ऑब्जेक्ट, ये दो फोर्स लगने की वजह से इसमें एक ऐसा रोटेशन आ जाएगा ना। अच्छा, ये मोशन क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन होने का कंडीशन क्या है, ये सब जो मैंने लिखा है, देयर मस्ट बी टू फोर्स दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे मस्ट नॉट बी एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एंड देयर इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अच्छा, आपकी बार फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट में कौन सा मोशन आ रहा है, रोटेशनल मोशन। हम इसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। और इसमें एक फोर्स लगा कि दो फोर्स लगा है, दो फोर्स, तो इसको हम कहेंगे कपल ऑफ फोर्सेस और मोमेंट ऑफ कपल, बस, और नाम नहीं। चलिए बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वो एक पॉइंट पे फिक्स है ना, यहां पर वो फिक्स पॉइंट ये था, उस वजह से कौन सा वाला, ये सारे कंडीशन समझ गए। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का इसमें नेट फोर्स क्या हो गया, इसमें नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। अच्छा, रोटेशनल मोशन होना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ना, अर्थ, कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एक फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ना। ये सारी कंडीशन तुमने यहाँ सेटिस्फाई कर दी इस ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना। अच्छा, ये इसका क्या हो गया, फिक्स पॉइंट ऑफ
रोटेशन, ये बात समझी? पक्का? हाँ, ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट, अब ये इस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्ट खुद कैसे घूम सकता है, मोशन खुद ब खुद? दो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां फोर्स लगा रहे हैं। देखो ना, स्केल हमेशा याद आई है। अच्छा, मैं इस पे एक ही फोर्स लगा रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मैं ये वाला फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? ऊपर की तरफ। अच्छा, अब मैं यहाँ एक फोर्स लगाता हूँ नीचे की तरफ। अब ये क्या घूम गया ना? तो घूमने के लिए हमेशा हमें कितने फोर्स देने होंगे? तो सिंगल फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, एंड रोटेशनल मोशन लगाने के लिए हमें हमेशा दो फोर्स लगाने होंगे, हमेशा। एक फोर्स से एक फोर्स से रोटेशन नहीं होता। साइकिल चलाते वक्त हम हैंडल जो घुमाते हैं, हैंडल एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो मैं कैसे घुमाता हूँ? यही करता हूँ, मैं दो फोर्स लगाता हूँ। हाँ, एक हाथ से क्यों घूम जाता है बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी करेंगे वो। बहुत अच्छी बात पूछी थी। हम दो फोर्स लगाते हैं। अच्छा, ये दोनों, तो इस हाथ से फोर्स लगा रहा है, इस हाथ से फोर्स लगा रहा है, अनजाने में वो फोर्स इक्वल होते हैं। एंड वो फोर्स क्या होता है? ऑपोजिट होते हैं। इधर से एक फोर्स लगा रहा है, इधर से, तो दोनों हैंडल को ऐसे थोड़ी खींच घुमाने के लिए, ऐसे ऐसे, तो वो टर्न हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अब वो एक पॉइंट पर क्या है? फिक्स्ड। एक में कैसे हो जाता है वो देखो, एक में कैसे हो जाता है एक्सेलरेशन। कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, ये सब कुछ अगर हो जाता है तो ये सब बोल देना। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको क्या मिलने वाला है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क भी बोल देते हैं, क्योंकि दो फोर्स था इसलिए कपल ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ कपल, ऐसे बोल देते हैं। ये जितने कंडीशन मैंने लिखे थे, इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। तो मैं लिख रहा हूँ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये क्या होगा? और दोनों फोर्स के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं मानो ये डिस्टेंस आर है तो ये कितना होगा? आर साइन थीटा। और हम कहते हैं टॉर्क इन दोनों में से कोई एक फोर्स होगा। तो मैं लिख रहा हूं आइदर फोर्सेस, क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैं आइदर लिख सकता हूं, या तो ये ले लो या इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। बस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, ये फोर्स और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कुछ भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आर साइन थीटा। तो मैं टॉर्क को क्या लिखूंगा? आइदर फोर्स यानी एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर, एफ आर साइन थीटा। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क का एक कॉमन एग्जांपल, ये जो डोर है मेरे घर का, ये एक पॉइंट पर हिंज है ना? अच्छा, और मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, और ये डोर, ये उसका एक्सिस है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कभी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है क्या? अगर इसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है तो इसमें लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा। और मैं यहां फोर्स लगाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन। अब मुझे ये समझ आ गया कि इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन इसमें दो फोर्स तो लगाए नहीं, मैं तो एक ही फोर्स लगा रहा हूं इसमें। और एक फोर्स लगाने से रोटेशनल मोशन कैसे हो सकता है? अब ये बताइए ना, एक फोर्स लगाने पे रोटेशनल मोशन नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट
फिक्स्ड या पाइवोटेड नहीं है ऑन एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फोर्स। ऑन अ नॉन पाइवोटेड और नॉन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, लीनियर मोशन, लेकिन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फोर्स ऑन अ पाइवोटेड और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इसमें सर्कुलर या रोटेशनल मोशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कहीं सोने देखे ना, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रिंसिपल फेल हो गया, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो कहता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन कराने के लिए मुझे दो फोर्स चाहिए। फिर ये सिंगल फोर्स कैसे कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये उसका फिक्स पॉइंट है, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि ये फिक्स है तो मैं इसमें एक फोर्स लगाऊंगा। अच्छा, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, this is the line of action of force, this is the line of action of force, this is the line of action of force, this is line of action of force। अच्छा, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग गया ना, और ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड, क्योंकि इस पॉइंट पे एक फोर्स लग गया तो ऑटोमेटिकली न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या, ऊपर की तरफ, तो यहां पर एक क्या लग जाएगा, रिएक्शन, और ये रिएक्शन नीचे की तरफ होगा, और ये क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ये सबका हटा, यहाँ एक फोर्स लगाया आपने ऊपर की तरफ, और यहाँ एक रिएक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली बन गई, तो ये क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, तो ये कितना है, आर, ये कितना है, थीटा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और आप कौन सा डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर इसमें जो टॉर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम क्या लिखते हैं, आइदर फोर्स ना, आइदर फोर्स, यहां पे मैं कौन सा फोर्स लगाया, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग थोड़ी है, एक ही है, तो यहां पर टॉर्क हो रहा है, ये मूव करेगा ना, ये मूव करेगा ना। अच्छा, तो यहां पे टॉर्क, इसको मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क क्या, आइदर फोर्सेस इनटू, ना देयर इज अ कैच, यहां दोनों फोर्स मैंने लगाए थे, यहां मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, एक, who is taking care of the other force, fixed point, here I am applying two force, here I am applying one force, and I am observing rotational motion, so there must be a fixed point, and that fixed point is taking care of the, and that fixed point is taking care of the other force। देखो, यहां पे मैं दो फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ, तो इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, इसको, अब इसको फिक्स कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगाया, ये टर्न हो रहा है, अच्छा टर्न क्यों हो रहा है, ये फोर्स लगाया मैंने, यहाँ क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ है। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है, रिएक्शन, तो यहाँ रिएक्शन तब लग पाया जब ये पॉइंट फिक्स है। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू और ये फोर्स का वैल्यू क्या है, इक्वल, तो मैंने यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पर, और यहाँ एक फोर्स है ना। अच्छा, इन दोनों फोर्स के बीच में, इस फोर्स में, रिएक्शन में, और इसमें, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टर्न हो रहा है, दिस इज टर्निंग, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन यू ऑब्जर्व कि अगर ये टर्न हो रहा है, अगर ये टर्न हो रहा है, अगर ये टर्न हो रहा है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ये क्या है, फोर्स। तो अब की बार जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच में, फोर्स, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड ये क्या है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कब करूंगा मैं, जब एक ही फोर्स लगा रहा हूं,
तो टॉर्क का एक और डेफिनेशन, टॉर्क में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ, जब मैंने कह दिया फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, तो मैं कितने फोर्स लगाऊंगा, एक, और उसी फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क के दो डेफिनेशन हो गए, एक ये वाला डेफिनेशन और एक अभी जो लिख रहा हूं। अच्छा ये वाला डेफिनेशन और ये डेफिनेशन अलग है क्या? नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट पाइवोटेड नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है, बस इतना ही फर्क। टॉर्क में ऑल्सो बी डिफाइंड as the product of force and perpendicular distance between what, शाश्वत, between, नहीं फोर्स, ये फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है, ये क्या था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या था, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच में परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। Chatterjee, did you came at 6? अच्छा यहाँ टॉर्क कितना होगा, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो मैंने फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा ना, ये बेसिकली मेरी महा चालाकी थी, क्योंकि मैंने जब कह दिया फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैंने ये क्या कर दिया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, रिएक्शन फोर्स कैसे लग रहा है ऐसे, और यही क्या फिक्स्ड एक्सिस ऑफ, तो ये बेसिकली वो वाला फोर्स है, और ये फोर्स, और ये उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ टॉर्क कितना होगा, अच्छा ये अगर आर है, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा, आर, आर साइन थीटा। तो टॉर्क का अगेन फॉर्मूला क्या हो गया, एफ आर, एफ आर साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, एफ की यूनिट क्या है, कोस, न्यूटन, और आर की यूनिट मीटर, ये किसका यूनिट हो गया, टॉर्क का। अच्छा, और मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो अभी ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों है, जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है, मान लो ये किस पॉइंट पे रोटेट करेगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है, यहाँ ये किस पॉइंट पे रोटेट करेगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है वहां एक एक्सिस, वहां एक ऑरिजिन इमेजिन कर लो। अच्छा ये किधर बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला एक्सिस पॉजिटिव साइन रखता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, और अगर ये इधर नीचे जाता, नीचे ये क्लॉकवाइज होता, तो क्लॉकवाइज को हम क्या मान रहे हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर, हो गया पक्का। मिटाऊं, मिटाऊं, बोलो, ए हीरो,
कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हमें क्वेश्चन दिया है रिजल्टेंट। सुनिए इधर। अच्छा, ये 2014 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में कितने टॉर्क लग रहे हैं, ये जो फोर्स। अच्छा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देखो भाई इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये सारे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और यहाँ क्या लग जाएगा, रिएक्शन फोर्स। अच्छा, ये क्या हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, ये क्या है, फिक्स एक्शन रोटेशन। यहाँ टॉर्क लग रहा है। अच्छा, इस टॉर्क का वैल्यू ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये जज कर सकता हूँ मैं। ये वाला टॉर्क ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला पार्ट ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है। तो ये वाला क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला, शाबाश, ये वाला क्लॉकवाइज है ना। अच्छा, अगर मैं इसका साइन बोल दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा क्या, नहीं। ये वो वाला केस है। अरे वो साइकिल के हैंडल, आपको क्या पूछा है, नेट, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स में तो आपको क्या चाहिए, टर्निंग इफेक्ट। ये टर्न, ये टर्न नहीं होगा, मतलब ये ऐसा हो, वो साइकिल के हैंडल जिसमें आप इधर भी फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन का, इधर भी फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन का, ये टर्न करेगा क्या, नहीं, ऐसे रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस जीरो होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे केस में आप ए ओ बी ऐसे कर लेना। अच्छा, तो क्या लिख रहा हूं, टॉर्क एट बी अबाउट ओ, ये जो बी पॉइंट है ये रोटेट करेगा, फिक्स एक्सिस क्या रहेगा, ओ। टॉर्क एट फोर्स बी अबाउट ओ, तो मैंने सब कुछ बोल दिया। टॉर्क एट बी अबाउट ओ, ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर इंटू, ये साइन थीटा होता है ना। अच्छा, अब की बार ये डिस्टेंस आर है, तो ये साइन थीटा कितना है, साइन 90, तो ये वैल्यू हो गया 1। टॉर्क एट बी अबाउट ओ, तो ये हो गया एफ आर, क्रॉस मत दो इसको, एफ आर साइन थीटा लिख रहा हूं मैं, ये हो गया एफ आर। अच्छा, एफ कितना है 5, आर कितना है 2.5 न्यूटन मीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखना है तो फिर यहां क्या करना, प्लस 5 इंटू 2.5, either you write anti-clockwise in words or you give this positive sign, both convey the same message। अच्छा, फिर क्या करेंगे, टॉर्क एट ए अबाउट ओ, ये कितना हो जाएगा अगेन, एफ आर साइन थीटा, इसको निकालो, 5 इंटू 2.5 साइन 90, ये 5 इंटू 2.5 क्लॉकवाइज, और इसको मैं लिखूंगा -5 इंटू 2.5 न्यूटन मीटर। अच्छा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मतलब इसमें एक से ज्यादा टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या लिख रहा हूं, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा टॉर्क एट बी प्लस टॉर्क एट बी प्लस टॉर्क एट ए। टॉर्क एट बी कितना है, बाबू टॉर्क एट बी कितना है, 12.5 पॉजिटिव में, और टॉर्क एट ए कितना है, 12.5 नेगेटिव में, प्लस 12.5 माइनस 12.5, ये हो गया 0 न्यूटन में, मतलब नो टर्निंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाइवा क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं। ये फोर्स आपको क्या बोला है? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, ये एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का इस पॉइंट से, अगर ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा, तो ये एक टॉर्क लगा रहा है, ये फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या हो जाएगा, फिक्स एक्शन। आपको ना अबाउट हो घूम रही है, ये वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ क्या लग रहा है, रिएक्शन, ये डिस्टेंस कितना 1 मीटर, ये टॉर्क कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये बात समझे? अच्छा, ये वाला टॉर्क कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये बताइए क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला, ये क्लॉकवाइज है और ये वाला गधा, ये दोनों ही क्लॉकवाइज है ना, क्लियर। अच्छा, तो इस फोर्स को मैं मान लेता हूँ F1, इस फोर्स को मान लेता हूँ F2, टॉर्क रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, ये क्लॉकवाइज है ना, तो मैं कितना लिख रहा हूं, -2.5 इंटू 1। अच्छा, फिर ये प्लस, और ये कितना होगा -2.5 इंटू 1 मीटर। ऐसे कर लो, इसको ये माइनस लिखने से गलत साइन लग रहा है, जैसे फोर्स को माइनस किया मैंने, इसको मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूं, इसको भी मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूं, 2.5 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्लॉकवाइज, प्लस 2.5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम लिख सकते हैं +5 न्यूटन मीटर। ये मैंने किसके अराउंड निकाला, अबाउट ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लॉकवाइज में माइनस आएगा। अच्छा, जब अबाउट पी निकालूंगा, ओए, जब अबाउट पी निकालूंगा, ये वाला फोर्स, और आपकी बार मैंने पॉइंट क्या बोला पी, तो यहाँ पर और इस फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, व्हाट, पी is lying on the line of action of force, P is lying on the line of action of force, so what is the perpendicular distance, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये P है, तो देयर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ P है, देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ P है, देयर इज स्टिल अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यहाँ P है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0। तो अगर फोर्स फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या हो जाएगा, घोष, यू नॉट लिसनिंग, if this is line of action of force and this is the fixed point, there is a perpendicular distance, this is line of action of force, here is the fixed point, again there is perpendicular distance, this is the fixed point, there is a perpendicular distance, here is the point, still there is a perpendicular distance, but this point is lying on the action of force, line of action of force, what is the perpendicular distance, ये पॉइंट फोर्स के लाइन पे लाई करेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस फोर्स के लिए अगर मैं अबाउट पी पॉइंट टॉर्क कैलकुलेट करूं, इस फोर्स के लिए अबाउट पी पॉइंट टॉर्क कैलकुलेट करूं, तो कितना आ जाएगा 0, लेकिन इस फोर्स के लिए टॉर्क कितना आ रहा है, पी से इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो सिर्फ ये वाला रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 मीटर, और आपके पास ये 2 हो जाएगा, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, ये क्या घूमेगा क्लॉकवाइज, तो अगेन -5 न्यूटन मीटर।
समझे? फिर से बोलिए, ये वाला फोर्स पी पॉइंट से पास कर रहा है और आपको अबाउट पी, मतलब टर्न कहां, कौन से पॉइंट में टर्न करेगा ऑब्जेक्ट, पी से। ये वाला फोर्स का पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। टॉर्क का निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो ये फोर्स इस पॉइंट पे कोई टॉर्क नहीं लगा सकता। ये फोर्स ओ पे टॉर्क लगा रहा था, लेकिन ये फोर्स पी पे कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। अच्छा, ये फोर्स टॉर्क लगाएगा, इस फोर्स का पी से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो इसका टॉर्क कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 5। या तो आप क्लॉकवाइज लिखो या माइनस लिखो। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स MOF अबाउट P, जीरो। ये वाला टॉर्क जीरो कहां हो रहा है, ये जो फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फिक्स पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहां जीरो लेवल है भाई। ये वाला फोर्स इस पॉइंट पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये वाला फोर्स इस पॉइंट पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये वाला फोर्स इस पॉइंट को टर्न करा देगा, ये वाला फोर्स टर्न नहीं करा सकता। मतलब तू दरवाजे के हिंज में फोर्स लगा रहा है, दरवाजा घूमेगा, ये फिक्स पॉइंट, तोड़ने की बात क्यों कर रहा है, इस पॉइंट पे तू फोर्स लगा, तो देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट, द डोर विल नॉट टर्न, द डोर विल नॉट ओपन। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, राइट टू कंडीशंस व्हेन इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट। कंडीशंस ऑफ नो टॉर्क, कंडीशंस ऑफ नो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ अप्लाइड फोर्स इज पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0। सेम डायरेक्शन, मतलब ये वाला क्या हो गया, एंटी पैरेलल, और मैंने क्या लगा दिया पैरेलल, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन में लिख लेंगे अब हम, इसलिए दो न्यूमेरिकल कराए थे ताकि ये कंडीशन लिख सके। अच्छा, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट P, ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, 0। मैं इस फोर्स के लिए क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, 2.5 इंटू 0, ये क्या था, क्लॉकवाइज ही था, पर ये वैल्यू 0 आ गया, प्लस 2.5 इंटू 2 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज माइनस 5 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करो, स्टडी द डायग्राम। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो पॉइंट दिया, ये आपको धोखे के लिए दिया गया। यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। टॉर्क में आप क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द फोर्स एंड फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसको मैं स्टेयर केस में रख दूं, इस बॉल को, जिसका अच्छा, ये 2.5 है, ये 2.5 है, मतलब ये कितना है, 2.5, और ये भी कितना होगा, 2.5। तो इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फिक्स पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है बोलो तो, ये इसका फिक्स पॉइंट नहीं, ये नहीं, ये थोड़ी यहाँ रोटेट करे, ये कहाँ रोटेट करे, यहाँ। तुम इसको ऐसे फोर्स दे रहे हो ना, मैं जिसको जब ऐसे फोर्स दूंगा तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऊपर उठ जाएगा। ये बात समझे आप, इस तरह से। अच्छा,
इस फिक्स पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो टॉर्क कितना होगा? ये जो पॉइंट था ये धोखा था, आप समझे? दैट वाज अ लाई। ये तो बस आपको डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। तो टॉर्क टॉर्क इन द गिवन डायग्राम is equals to force into diameter of the object। देख इधर, ए देखो, ये फोर्स है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहा, एंड ये रहा रिएक्टेंट फोर्स। हो गया ना? आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो फोर्स इज 10 न्यूटन इनटू, और डायमीटर कितना हो गया 5/100, 0.5 न्यूटन मीटर। अब मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, ये कहां घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कॉमा क्लॉकवाइज। हुआ? थर्ड क्वेश्चन, अरे ये फोर्स है, ये फिक्स पॉइंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स पॉइंट। यहाँ क्या किया था अपने लोगों ने, ये फोर्स और ये फिक्स पॉइंट, याद है? हाँ, 80 100 of length 2.5 meter is pivoted in the middle। नहीं 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 नहीं, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, लिखो a uniform half-meter rod, a uniform half-meter rod is fixed at 29 centimeter mark if a mass of 10 gram is suspended at one end, what is the mass of rod provided it is uniform and balanced? मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। एक मीटर, अगर मैं कहता मीटर रॉड तो वो 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होता है। अभी मैंने क्या कहा है, हाफ मीटर, तो ये रॉड 0 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मिडिल में, तो वो कहां होना चाहिए था, सेंटर ऑफ मास कहां है, वाओ। अच्छा, लेकिन इसको मैंने बैलेंस कहां किया है, इसको मैंने यहां बैलेंस किया 29 सेंटीमीटर मार्क। एंड द कैच इज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, 25। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब ये क्या है, मास ऑफ रॉड, दिस इज मास ऑफ, ये डायग्राम समझ आया? अच्छा, ये अगर m ग्राम है तो हमें क्या लिखना है, मास या फोर्स, मास है ये। अगर मास को वेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, जीएम फेंक देंगे, है ना? अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये क्या वेट, वेट यानी फोर्स। अच्छा, अगर ये फोर्स है, अगर ये फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स चाहिए,
अच्छा ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, और ये क्या है, रिएक्टेंट फोर्स। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हाँ ये हो गया 4 सेंटीमीटर। रुकिए, हड़बड़ाते बहुत। अच्छा ये बताइए, ये टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जी। लेकिन आपको क्वेश्चन पता है क्या दिया है, बोले रॉड इज बैलेंस्ड, मतलब इसमें नेट टॉर्क हमें क्या करना है, जी। अच्छा यहाँ कौन सा टॉर्क ऑलरेडी लग रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क, तो आपको कौन सा टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज लगाने के लिए मैंने अब आपको बोला है, इफ a mass of 10 ग्राम, इफ a mass of 10 ग्राम is suspended at one end। अच्छा ये जो वन एंड है, ये भी हो सकता 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 है। तुम 3 ग्राम कहाँ सस्पेंड करोगी, इस एंड में कि इस एंड में, ये डिसीजन तुम्हें लेना होगा। नहीं, ये कौन सा टॉर्क, ये कौन सा टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ 10 ग्राम लगाते तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या करना, बैलेंस, तो मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो लग रहा है, मुझे क्या लगाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, मुझे क्या लगाना होगा, क्लॉकवाइज। मतलब ये जो 10 ग्राम है, ये किसी एक एंड में होगा, और वो एंड कौन सा है, ये वाला, तभी ये रॉड क्या हो जाएगा, बैलेंस। ये वर्ड्स, ये एट वन एंड, यूनिफॉर्म, बैलेंस्ड, ये वर्ड्स यूं ही नहीं लिखे गए थे, आप मीनिंग समझे। इसका एक सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये वर्ड क्या है, ये रॉड क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, 25, नहीं यार सेंटीमीटर। अच्छा 25 सेंटीमीटर में इस रॉड का मास, और इसमें अगर मैं जी कर देता एमजी, तो ये क्या हो जाता, वेट, इसको मैं एमजी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, वेट। और वेट कहाँ करता है, हमेशा ग्रेविटी की तरफ, तो ये क्या हो गया, फोर्स। तो एक फोर्स लग गया ना इसमें। अच्छा ये फोर्स है, अगर ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या है तनिष्क, फिक्स पॉइंट, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ क्या है, रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। देवा आप समझी क्या, सही समझी ना, कौन सा नहीं समझी, ये वाला पार्ट समझी। अच्छा ये टॉर्क क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको रॉड को क्या करना है, बैलेंस, तो आपको कौन सा टॉर्क लगाना होगा, क्लॉकवाइज। अगर आप 10 ग्राम इसे एंड में सस्पेंड करती है, नाउ यू हैव टू चूज द एंड, यहाँ बोला है एट वन एंड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नाउ सपोज तुमने इसको यहाँ सस्पेंड कर, तो देवा ये भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों ऐड होंगे कि कैंसिल होंगे, ऐड, तो ये रोटेट हो जाएगा ना, पर तुम्हें रॉड को क्या रखना है, बैलेंस, तो तुम्हें क्या लगाना होगा, क्लॉकवाइज। तो ये 10 ग्राम यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये 10 ग्राम फोर्स यहाँ होगा। अच्छा ये 10 ग्राम फोर्स, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 21। बाबू ये कितना है, 29 सेंटीमीटर, ये कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, 21 सेंटीमीटर। आप समझिए मार्क्स, ईमानदारी से बताइए, उससे वजह से ए मनामी, कोई डाउट है। अच्छा ये रॉड क्या है, बैलेंस्ड, रॉड इज बैलेंस्ड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रॉड इज बैलेंस्ड, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। नाउ यू सॉल्व इट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, एम ग्राम फोर्स इंटू 4 सेंटीमीटर, एम ग्राम फोर्स इंटू 4 सेंटीमीटर,
और क्लॉकवाइज टर्न कितने? -3 लिखोगे, मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया है मैंने। हाँ, तो ये कितना होगा? 10 ग्राम फोर्स इंटू 21 सेंटीमीटर। बताइए एम का वैल्यू कितना आ रहा 210 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। 210/4 ये कितना आ रहा है? 52.5 ग्राम। ये समझे क्या? ये वैल्यू ग्राम फोर्स में आएगा और फिर इसको क्या लिख देते हैं हम? ग्राम में। द मास ऑफ रॉड इज, व्हाट इज द मास ऑफ रॉड? 52.5 ग्राम। समझ आया?